तो फिर नेक्स्ट चैप्टर हम स्टार्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है लीनियर प्रोग्रामिंग। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग में दो मेथड्स हैं, ग्राफिकल मेथड एंड द सिंपलेक्स मेथड, जिसके ऊपर उसने दो अलग अलग चैप्टर्स बनाए हुए। फाइंडिंग आउट द क्वांटिटीज ऑफ डिफरेंट कमोडिटीज बी प्रोड्यूस्ड और सोल्ड इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द कॉस्ट और मैक्सिमाइज द प्रॉफिट। Finding out the quantities of different goods to be produced or sold in order to, अगर हम कॉस्ट की बात कर रहे हैं तो कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, अगर हम प्रॉफिट की बात कर रहे हैं तो प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है, मैक्सिमम ओवर में यही चीज हम कर रहे हैं, या तो मिनिमाइजेशन का आंसर निकाल रहे हैं या मैक्सिमाइजेशन का आंसर निकाल रहे हैं। तो यहां पर आपको वेरिएबल्स गिवन होंगे, अलग अलग कमोडिटीज गिवन होंगी, उनकी क्वांटिटीज हमें कैलकुलेट करके बतानी है इन सच वे कि अगर कॉस्ट की कैलकुलेशन की जा रही है कॉस्ट मिनिमाइज हो जाए, अगर हम प्रॉफिट की कैलकुलेशन कर रहे हैं तो प्रॉफिट हमारा मैक्सिमाइज हो जाए। ठीक है जी, तो इसमें दो मेथड हैं जो हम अप्लाई कर सकते हैं कैलकुलेशन में। मेथड नंबर 1 दैट इज द ग्राफिकल मेथड एंड मेथड नंबर 2 दैट इज द सिंपलेक्स मेथड। ग्राफिकल मेथड इज अप्लाइड इन केस ऑफ टू वेरिएबल्स ओनली। ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन टू वेरिएबल्स का दिया गया है एक्स वाई ए बी x1 x2, तो अगर टू वेरिएबल्स ही हैं आपके पास तो उस केस में आप उसको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। अगर दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स हैं, मतलब दो से ज्यादा है, तो उस केस में तो सिंपलेक्स ही आपको अप्लाई करना होगा। ठीक है, तो टू वेरिएबल्स के लिए तो दोनों मेथड्स अप्लाई हो जाएंगे, पर अगर दो से ज्यादा वेरिएबल्स होंगे एक गिवन क्वेश्चन में तो वो 100% सिंपलेक्स मेथड से ही आपको सॉल्व करके दिखाना होगा। ठीक है, तो आज मैं पहले सिंपलेक्स मेथड स्टार्ट कर लेता हूं। ठीक है, तुम्हारा फर्स्ट मेथड दैट इज दी सिंपलेक्स मेथड, जो हमने बोला कब अप्लाई होगा, जब दो या उससे ज्यादा वेरिएबल्स दिए गए हों। ठीक है, इसमें मैं फर्स्ट केस उठा लेता हूं, केस नंबर 1, अ प्योरली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। किसी को कुछ आइडिया एक लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन किस तरह से गिवन होता है? आपको कुछ इस तरह से दिया गया होता है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज एक्स, अगर आपको याद आ रहा हो। फॉर एग्जाम्पल 10x1 प्लस 20x2, उसके बाद लिखा होता है सब्जेक्ट टू कुछ इक्वेशंस दी होती हैं, x1 प्लस x2 लेस देन इक्वल टू 3, 2x1 माइनस 5x2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 5, x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 1। ठीक है, ऐसी सी इक्वेशंस दी होती हैं, 2 3 4 5 कुछ भी होती थी, और लास्ट में दिया होता था वेयर द गिवन वेरिएबल्स, जैसे इसमें x1 और x2 हैं, आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन कुछ इस तरह से आपको दिया गया होगा, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज z की एक इक्वेशन होगी, सब्जेक्ट टू फॉर्म में कुछ इक्वेशंस 2 4 5 6 कुछ भी हो सकती हैं, वो गिवन होंगी, और लास्ट में दिया होगा वेयर द गिवन वेरिएबल्स आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले क्वेश्चन को ही डिस्कस करते हैं कि क्वेश्चन के क्या क्या एलिमेंट्स हैं और उसको क्या बोला जाता है। ठीक है, ये जो चीज पहले आपको मिनिमाइज या मैक्सिमाइज z दी गई है, इसको हम क्या बोलते हैं? दिस इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है, मिनिमाइज या मैक्सिमाइज z जो आपको क्वेश्चन में दिया गया होगा, एक चीज होगी, या तो मिनिमाइज z, मिनिमाइज का मतलब है उसको आंसर मिनिमाइज करना है, मैक्सिमाइज z अगर दिया है इसका मतलब उसने इस आंसर को मैक्सिमाइज करना है। ठीक है, तो ये जो भी मिनिमाइज या मैक्सिमाइज z दिया गया होगा इसको हम बोलते हैं दैट इज द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। सब्जेक्ट टू फॉर्म में जितनी भी इक्वेशंस हैं, 2 3 4 5 जो जितनी भी इक्वेशंस हैं, इन सारी इक्वेशंस को हम बोलते हैं कंस्ट्रेंट्स। हमें ये ऑब्जेक्टिव तो अचीव करना है सब्जेक्ट टू ऑल दीज कंस्ट्रेंट्स, कि इनको ध्यान में रखते हुए इसका मिनिमम या मैक्सिमम आंसर कैलकुलेट करके बताना है। और लास्ट में जो गिवन वेरिएबल्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिए होते हैं, इसको हम बोलते हैं नॉन नेगेटिविटी कंस्ट्रेंट। इसका मतलब है जो गिवन वेरिएबल्स हैं वो नेगेटिव नहीं हो सकते। क्वांटिटीज की बात की गई है, हम ये जो वेरिएबल्स का आंसर निकाल रहे हैं वो क्वांटिटीज का आंसर है। क्वांटिटी नेगेटिव हो सकती है? क्वांटिटी नेगेटिव या तो प्रोडक्शन होगी या नहीं होगी, नेगेटिव प्रोडक्शन तो आज तक सुना नहीं ना हमने, इसीलिए ये नॉन नेगेटिव होते हैं, क्योंकि ये क्वांटिटीज कैलकुलेशन है। x1 x2 जो हमने वेरिएबल्स की बात की है, ये क्वांटिटीज ऑफ द गिवन x1 x2 की बात की जा रही है। क्वांटिटीज या तो होती हैं या नहीं होती, नहीं होती का मतलब 0 होंगी, होंगी का मतलब 0 से बड़ी होंगी, नेगेटिव प्रोडक्शन नहीं होती, इसीलिए ये कंस्ट्रेंट हमेशा आपका नॉन नेगेटिव होता है या ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, मैंने इसलिए समझाए हैं ये तीनों, क्योंकि अगर स्टेटमेंट का क्वेश्चन है
कई बार स्टेटमेंट में गिवन होता है, तो स्टेटमेंट से तीनों चीजें बना के फिर फर्दर आपको उसको सॉल्व करना होगा। ठीक है, तो मैं वापस आता हूँ सिंप्लेक्स मेथड में, जिसमें मैंने केस नंबर 1 लिखा था, अ प्योरली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। अ प्योरली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम क्वेश्चन कौन सी होती है? मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम विद लेस देन इक्वल टू कंस्ट्रेंट। जो हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन है वो मैक्सिमाइज का है, और जितने भी कंस्ट्रेंट्स हैं वो सारे के सारे लेस देन फॉर्म में दिए गए हैं। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो ऐसे क्वेश्चन को हम प्योरली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम बोलते हैं। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है मेरे पास, तो इसको स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन दिया गया है, मैक्सिमाइज इट दैट इज इक्वल टू 6x1 प्लस 8x2 सब्जेक्ट टू 30x1 प्लस 20x2 लेस देन इक्वल टू 300। नेक्स्ट आपको इक्वेशन गिवन है 5x1 प्लस 10x2 लेस देन इक्वल टू 110, वेयर x1 एंड x2 आर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हमने लिखा था, दिस इज अ प्योरली मैक्सिमाइजेशन प्रॉब्लम। तो स्टेप 1 वाज कन्वर्टिंग द इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी। ठीक है, स्टेप नंबर 1 होता है कन्वर्टिंग द गिवन इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटीज। ठीक है, जो लेस देन फॉर्म में आपको गिवन है ये इनइक्वालिटीज होती है। ठीक है जी, इसको इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसके लिए हमने डिस्कस किया था क्या था, अगर आपको लेस देन इक्वल टू की इक्वेशन गिवन है उसमें आपको क्या करना होता है, ऐड करना होता है एक स्लैक वेरिएबल। अगर आपको ग्रेटर देन इक्वल टू की इक्वेशन गिवन है तो उसमें हमने क्या करना होता था, माइनस करते थे एक सरप्लस वेरिएबल और एक ऐड करते थे आर्टिफिशियल वेरिएबल। ठीक है, और इक्वल टू वाले में हमने बात की थी, हम ऐड किया करते थे एक आर्टिफिशियल वेरिएबल। और मैंने आपको ये बताया था ये चीज यूनिवर्सल है, ये आपने ये क्वेश्चन के ऑब्जेक्टिव फंक्शन के अकॉर्डिंग नहीं देखना कि क्वेश्चन मिनिमाइज का है या मैक्सिमाइज का है, जैसा मर्जी क्वेश्चन गिवन हो। अगर लेस देन है उसमें स्लैक वेरिएबल ऐड होगा, ग्रेटर देन है उसमें सरप्लस माइनस होगा, आर्टिफिशियल ऐड होगा, इक्वल टू वाले में सिर्फ आपने एक आर्टिफिशियल वेरिएबल को ऐड करना है। ठीक है, तो इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमेशा आपने स्टेप नंबर 1 करना है, दैट इज जो गिवन इनइक्वालिटीज हैं आपके पास उसको इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो मेरे पास जो गिवन क्वेश्चन है इसमें दोनों जो इक्वेशंस या जो दोनों कंस्ट्रेंट्स आपको दिए गए हैं लेस देन इक्वल टू फॉर्म में आपको दिए गए हैं। तो लेस देन इक्वल टू को कन्वर्ट करने के लिए हमने बात की है क्या करना है, तो पहली इक्वेशन 30x1 प्लस 20x2 लेस देन है, लेस देन में क्या करना है, स्लैक वेरिएबल ऐड करना है। तो मैं स्लैक वेरिएबल 1 बोल देता हूं इसको, दैट इज इक्वल टू 300 हो जाएगा। ठीक है, इसी सेकंड इक्वेशन 6x1 प्लस 10x2, इसमें भी लेस देन इक्वल टू है तो इसमें भी स्लैक वेरिएबल, तो स्लैक वेरिएबल 2 बोल देते हैं इसको, दैट इज इक्वल टू 110 बन जाएगा। ठीक है, तो जितने भी ऐसे कंस्ट्रेंट्स गिवन है सारे के सारे गिवन कंस्ट्रेंट्स हमें इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट कर देने हैं। तो दो कंस्ट्रेंट्स हैं यहाँ पर मेरे पास, दोनों को मैंने इक्वल टू फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब कंस्ट्रेंट्स में कुछ मैंने एडिशन की है तो इसका मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव फंक्शन भी हिल गया होगा। तो मैक्सिमाइज इट 6x1 प्लस 8x2 स्लैक वेरिएबल एक्चुअली मेरे क्वेश्चन का पार्ट नहीं है, डमीज है, और डमीज की वैल्यू क्या होती है 0, तो 0s1 0s2 बोल देते हैं। तो ये हमारा स्टेप नंबर 1 है, दैट इज कन्वर्टिंग द गिवन इनइक्वालिटीज इनटू इक्वालिटी। स्टेप नंबर 2 हमारा होता है assuming the given variables and surplus variable as 0। हम assume कर लेते हैं या पुट कर लेते हैं जो भी गिवन वेरिएबल्स हैं और अगर सरप्लस वेरिएबल है उन सबको 0। तो गिवन वेरिएबल्स क्या है मेरे पास इस क्वेश्चन में, दैट इज x1 है, x2 है, सरप्लस है नहीं, जो दोनों स्लैक हैं। तो इसका x1 x2 को हम क्या करते हैं, 0 पुट करते हैं। तो पहली इक्वेशन में डालेंगे 30 इंटू 0 प्लस 20 इंटू 0 प्लस s1 दैट इज इक्वल टू, ठीक है, क्या है वैल्यू 300। तो यहां से क्या आ जाएगा, s1 इज इक्वल टू 300 आ जाएगा। ठीक है, जो पहली इक्वेशन थी इसमें x1 x2 को 0 पुट किया तो उससे s1 की वैल्यू 300 आ जाएगी। ऐसी सेकंड इक्वेशन 6 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0 प्लस s2 दैट इज इक्वल टू 110। तो यहां से s2 की वैल्यू आ जाएगी दैट इज इक्वल टू 110। अब स्टेप 2 में जितने वेरिएबल्स आपने निकाले होंगे इससे हम अपना फर्स्ट सोल्यूशन स्टार्ट करें।
तो स्टार्ट करते हैं सिंपलेक्स टेबल 1। ठीक है, तो फर्स्ट टेबल बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, एक बार देख के बनाइएगा, 5-6 कॉलम्स बनेंगे या ज्यादा बनेंगे, तो थोड़ा सा प्लीज एक बार देख के बनाइएगा। वेरिएबल्स, क्वांटिटी, क्वेश्चन मैक्सिमाइज का है तो मैक्सिमाइज के केस में मैं प्रॉफिट लिख देता हूं, मिनिमाइज होगा तो आप कॉस्ट लिख सकते हैं। ठीक है, वेरिएबल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, अगर मैक्सिमाइजेशन है कॉस्ट लिख लेना, अगर मिनिमाइज का क्वेश्चन दिया गया होगा। ठीक है जी, उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स हैं जो ऑब्जेक्टिव फंक्शन में आपने डाले हैं सबको डालना है, x1, x2, s1 एंड s2। तो सबके लिए कॉलम बना लेना है, x1, x2, s1, s2, साथ में एक मिनिमम रेशियो। ठीक है, मिनिमम रेशियो इज ऑल्सो नोन एज द रिप्लेसमेंट रेशियो, तो आप कंफ्यूज नहीं होना आपने, अगर कई क्वेश्चंस में रिप्लेसमेंट रेशियो के नाम से इसको दिया है। ठीक है, मिनिमम रेशियो इज ऑल्सो नोन एज द रिप्लेसमेंट रेशियो। तो अब मैं स्टार्ट करता हूं, वेरिएबल्स कॉलम में आपने क्या क्या डालना है। स्टेप नंबर 2 में जो वेरिएबल्स आपने निकाले थे उसको आपने वेरिएबल्स वाले कॉलम में डाल देना है। तो s1 निकाला था, s2 निकाला। क्वांटिटी में क्या डालना है, जो उनके सामने इक्वल टू की वैल्यू है वो डाल देना है। तो पहले में 300 है, दूसरे में 110। ठीक है, प्रॉफिट के लिए एक टर्म हम सीजे यूज करेंगे। ठीक है, सीजे प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट कहां से लिखना है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन से। x1 का प्रॉफिट 6 है, x2 का प्रॉफिट 8 है, s1 का प्रॉफिट 0 है, s2 का प्रॉफिट 0 है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, ये जो सीजे मैंने प्रॉफिट को डिनोट किया है, उनके प्रॉफिट की वैल्यूज क्या है। x1 का प्रॉफिट क्या है, 6 है, x2 का प्रॉफिट क्या है, 8 है, s1 का कितना है, 0 है, s2 का कितना है, 0 है। तो उसको यहीं लिख देते हैं, 6, 8, 0 एंड 0। यहां पर भी प्रॉफिट लिखा। ठीक है, प्रॉफिट इधर को भी लिखना है, नीचे भी लिखना है। यहां पर किसके प्रॉफिट लिखने हैं, s1 का प्रॉफिट कितना है, दैट इज 0, s2 का प्रॉफिट कितना है, दैट इज ऑल्सो 0। पहली s1 की जो रो है उसकी वैल्यूज कहां से डालनी है, फर्स्ट इक्वेशन से डालते हैं। फर्स्ट इक्वेशन ये 30x1, 20x2, 1s1 बोल सकते हैं, 0s2 बोल सकते हैं। तो x1 के सामने क्या डालते हैं, 30। ठीक है, तो 30x1, 20x2, 1s1, 0s2। पहले वाले में s2 नहीं है तो उसको 0 बोल सकते हैं। सेकेंड इक्वेशन में 6x1, 10x2, 0s1, 1s2। ठीक है, तो 6x1, 10x2, 0s1 एंड 1s2। ठीक है, तो ये जितनी भी वैल्यूज हैं डालने के बाद नीचे एक कैलकुलेशन करते हैं, दैट इज zj। ठीक है, जैसे ऊपर cj लिखा था ऐसे zj कैलकुलेट करते हैं। ध्यान से प्लीज इसको समझना, zj कैसे कैलकुलेट करना है। तो x1 का जो आपने zj कैलकुलेट करना है, ये कैसे निकलेगा, x1 के सामने जो भी वैल्यूज है। ठीक है, तो x1 के सामने जो भी वैल्यूज है उसको उसके सामने के प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है और सारे आंसर्स को ऐड करना है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, हर वेरिएबल का zj कैसे निकालना है। जैसे यहां पर x1 का zj आपने कैलकुलेट करना है, तो x1 वाले कॉलम में जितनी वैल्यूज हैं उसको उसके सामने के कॉस्ट या प्रॉफिट से मल्टीप्लाई करना है और सारे आंसर्स को एड अप करना है। तो 30 इंटू 0 प्लस 6 इंटू 0 कितना हो जाएगा, 0। x2 का निकालना है, तो इसके लिए कैसे आपने कैलकुलेशन करनी है, 20 इंटू 0 प्लस 10 इंटू 0, तो ये भी 0। तो 1 इंटू 0 प्लस 0 इंटू 0, ये भी 0। 0 इंटू 0 प्लस 1 इंटू 0, ये भी 0। ठीक है, हर बार 0 नहीं आएगा, अगर सिर्फ s यहां पर होंगे तो उस केस में 0 आएगा। ठीक है, ध्यान से समझ लीजिएगा zj मैंने निकाला कैसे है। जो भी वेरिएबल का zj निकालना था उसके कॉलम की वैल्यूज को उसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉस्ट या प्रॉफिट एज पर द क्वेश्चन जो भी आपने लिखा होगा उससे मल्टीप्लाई करना है और इन सारे आंसर्स को सम अप करना है। 30 इंटू 0 0 प्लस 6 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 दैट इज 0। 20 इंटू 0 0, 10 इंटू 0 0, तो 0 प्लस 0 दैट इज ऑल्सो 0। 1 इंटू 0 0 इंटू 0, ये भी 0। सेम इसी तरह से लास्ट वाला 0 मैंने कैलकुलेट कर दिया। उसके बाद cj माइनस zj करना है। cj ऊपर लिखा था, zj मैंने कैलकुलेट किया है, तो 6 माइनस 0 6, 8 माइनस 0 8, 0 माइनस 0 0, 0 माइनस 0 दैट इज ऑल्सो इक्वल टू 0। ठीक है, तो ऊपर हमने cj लिखा था, zj ये हमने कैलकुलेट किया है, तो उसके बाद cj माइनस zj मैंने कर दिया है। इसके बाद इंपॉर्टेंट करके एक पॉइंट लिखते हैं, इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन
ठीक है, मैंने मैक्सिमाइजेशन लिखा है, प्योरली मैक्सिमाइजेशन नहीं है। तो अगर मैक्सिमाइज का क्वेश्चन गिवन है तो ये चीज आपने इस तरह से करनी है जो अभी मैं लिखने लगा हूं। तो इन केस ऑफ मैक्सिमाइजेशन द आंसर इज फाइनल व्हेन ऑल द वैल्यूज इन Cj minus Zj are either 0 और नेगेटिव। पॉजिटिव आंसर नहीं होना चाहिए है, ठीक है, या तो 0 हो या नेगेटिव हो। अगर Cj माइनस Zj की सारी वैल्यूज इसी कंसेप्ट पे आ जाती हैं तो उस टेबल में मेरा आंसर खत्म होता है, दैट बिकम्स द फाइनल आंसर। ठीक है, तो हमारे इस केस में 6 भी है, 8 भी है, दो पॉजिटिव वैल्यूज है, इसका मतलब दिस इज नॉट द फाइनल आंसर। और एक चीज 100% है, सिंप्लेक्स का पहले टेबल में कभी आंसर नहीं आएगा। ठीक है, अगर ये कंडीशन पूरी नहीं होती, ठीक है जी, अगर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं होती, पॉजिटिव वैल्यूज हैं, तो आपने क्या करना है, यू हैव टू मार्क द हाईएस्ट वैल्यू। ठीक है, लिखना चाहते हैं लिख लीजिए, इफ द अबव कंडीशन इज नॉट फुलफिल्ड मार्क द हाईएस्ट वैल्यू इन Cj माइनस Zj। ठीक है, तो Cj माइनस Zj में वो कहता है हाईएस्ट वैल्यू को मार्क कर देना। और ये जो आपने हाईएस्ट वैल्यू मार्क की है, दिस इज नोन एज द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, जो हाईएस्ट वेरिएबल आपने यहां पर फाइंड आउट करके मार्क किया है, दिस इज नोन एज द एंटरिंग वेरिएबल। क्लियर है जी? जो भी एंटरिंग वेरिएबल है उसके कॉलम को मार्क कर लेते हैं। ठीक है, जो भी एंटरिंग आपने वेरिएबल फाइंड आउट किया है उसका कॉलम फाइंड आउट कर लेते हैं या मार्क कर लेते हैं, एंड दिस कॉलम इज नोन एज द की कॉलम। नेक्स्ट बात आती है मिनिमम रेशियो की। ठीक है, मिनिमम रेशियो किस तरह से कैलकुलेट करनी है? मिनिमम रेशियो इज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला है क्वांटिटी। ठीक है, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द की कॉलम वैल्यू। ठीक है जी, क्वांटिटी डिवाइडेड बाय द की कॉलम वैल्यू दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द मिनिमम रेशियो। तो पहले वाले के लिए मिनिमम रेशियो क्या हो जाएगी? क्वांटिटी इज 300, की कॉलम की वैल्यू, की कॉलम ये है तो की कॉलम की इसके सामने वैल्यू क्या है, दैट इज इक्वल टू 20, तो ये 15 हो गई। अगले वाले के लिए 110 डिवाइडेड बाय की कॉलम क्या है, उसके वैल्यू 10 है, दैट इज इक्वल टू 11 आ जाता है। आपने लीस्ट मिनिमम रेशियो को मार्क करना है, एंड दिस इज नोन एज द लीविंग वेरिएबल। ठीक है, तो लीस्ट वाले को आपने मार्क कर देना है, एंड दैट इज नोन एज द लीविंग वेरिएबल। ध्यान रखना है, अगर मिनिमम रेशियो नेगेटिव आती है या इंफिनिटी आती है, दोज आर टू बी इग्नोर्ड। दोबारा से बोल रहा हूं, अगर मिनिमम रेशियो नेगेटिव आती है या इंफिनिटी आती है उसको इग्नोर करना है। जीरो आती है तो कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेगेटिव कैसे आ सकती है? फॉर एग्जांपल क्वांटिटीज तो कभी नेगेटिव नहीं होंगी, पर ये वैल्यूज तो नेगेटिव हो सकती हैं, तो अगर डिवाइड करेंगे वो नेगेटिव आ जाएगा, तो नेगेटिव को इग्नोर कर देना है, बाकी बची हुई पॉजिटिव वैल्यूज में से लीस्ट को आपने मार्क करना है। इन्फिनिटी कैसे आ सकता है? फॉर एग्जाम्पल 20 की जगह 0 होता, तो 300 डिवाइडेड बाय 0 दैट इज इन्फिनिटी। इन्फिनिटी को भी कंसिडर आपने नहीं करना है। जीरो अगर ये आती है वैल्यू 0 डिवाइडेड बाय फॉर एग्जाम्पल 200, तो यहां पर क्या आंसर आएगा? अभी हमने बात की कि 200 डिवाइडेड बाय 0 इज इन्फिनिटी, जिसको हमने कंसिडर नहीं करना। अगर 0 डिवाइडेड बाय 200 हो तो ये इसका आंसर क्या होता है? 0। इसको कंसिडर करना है जी, इसको नहीं करना। ठीक है जी, तो हमने की कॉलम मार्क किया था जिससे हमने लीविंग वेरिएबल भी कैलकुलेट कर दिया था। अब जो लीविंग वेरिएबल है और जो एंटरिंग वेरिएबल है उसकी कोई कॉमन वैल्यू है? लीविंग वेरिएबल की और एंटरिंग वेरिएबल की कोई कॉमन वैल्यू है? हाँ जी है, ये 10 है। ये एंटरिंग वेरिएबल में भी लाई करती है, लीविंग वेरिएबल में भी लाई करती है। ठीक है, दोनों को अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो 10 पे आगे दोनों मिल जाते हैं। ठीक है, अगर ये जो कॉमन वैल्यू हमने निकाली है इस वैल्यू को बोलते हैं हम की एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर ये मेरा पहला टेबल खत्म होता है। आंसर नहीं आया था क्योंकि ये कंडीशन पूरी नहीं हुई थी, तो इसका मतलब मुझे सिंप्लेक्स टेबल 2 भी बनाना है। ठीक है, तो उसके बाद सिंप्लेक्स टेबल नंबर 2 बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, वैसे ही बनाना है जैसे पहले बनाया था। वेरिएबल्स, क्वांटिटी, प्रॉफिट, x1 था, x2 था, s1 था, s2 था, और लास्ट में एक मिनिमम रेशियो।
वेरिएबल्स में कौन सा लिखना है? S1 में ना ही ये एंटरिंग वेरिएबल है ना ही ये लीविंग वेरिएबल है, तो S1 को तो वैसे ही लिख देते हैं। S2 इज द लीविंग वेरिएबल। जो लीविंग वेरिएबल होगा उसको हटा देंगे अगले टेबल से, और जो एंटरिंग वेरिएबल होगा उसकी जगह वो रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो S1 में कोई भी चेंज नहीं हुआ था, वो लीविंग वेरिएबल नहीं था तो उसको छोड़ दिया एज इट इज। S2 मेरा लीविंग वेरिएबल था, तो लीविंग वेरिएबल को रिप्लेस कर दिया है विद द एंटरिंग वेरिएबल। तो लीविंग वेरिएबल वाज S2 और एंटरिंग वेरिएबल वाज X2, तो S2 को मैंने X2 से यहां पर रिप्लेस कर दिया है। सीजे ये मैंने प्रॉफिट के लिए टर्म यूज की थी, और ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये पूरे क्वेश्चन में सेम चलता रहेगा जो हमने पहले लिखा था। तो X1 का प्रॉफिट 6 था, X2 का प्रॉफिट 8 था, S1 0, S2 0। यहां पर पे लिखना है S1 का प्रॉफिट कितना है, दैट इज इक्वल टू 0 है। X2 का प्रॉफिट कितना है, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, S1 का प्रॉफिट 0 है, X2 का प्रॉफिट कितना है, दैट इज इक्वल टू 8। ठीक है, बाकी जितनी भी वैल्यूज हैं वो कैलकुलेट करनी है, पिछले टेबल से सेम नहीं उठाना। ठीक, पहले बात करते हैं वैल्यूज ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, जो भी आप टेबल की कैलकुलेशन कर रहे हैं उस टेबल में जो भी एंटरिंग वेरिएबल है, तो हमारा एंटरिंग वेरिएबल क्या था, X2 था, तो इस केस में X2 की मैं यहां पर बात कर रहा हूं। ठीक है, हर बार X2 नहीं है, जो भी टेबल में कैलकुलेशन आप कर रहे हैं उस टेबल की एंटरिंग वेरिएबल की वैल्यू। तो हमारे इस टेबल में एंटरिंग वेरिएबल है X2, इसकी वैल्यूज कैसे निकालनी है, वैल्यूज ऑफ द लीविंग वेरिएबल इन प्रीवियस टेबल डिवाइडेड बाय द की एलिमेंट। एक बार लिखिए फॉर्मूला, फिर डिस्कस करते हैं कैसे है। वो कहता है वैल्यूज ऑफ द लीविंग वेरिएबल इन द प्रीवियस टेबल डिवाइडेड बाय द की एलिमेंट। ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो नए वाले वेरिएबल की वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। ठीक है, तो X2 का लिए लीविंग वेरिएबल क्या था, S2 था, तो यहां पर S2 की वैल्यू कितनी थी, 110, डिवाइडेड बाय की एलिमेंट क्या था यहां पर 10, तो इसकी वैल्यू यहां 110 डिवाइडेड बाय 10 दैट इज इक्वल टू 11 आ जाएगी। यहां पर 6 की एलिमेंट 10, तो 6 डिवाइडेड बाय 10 आ जाएगी। यहां पर 10 है तो 10 डिवाइडेड बाय 10, इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी। 0 तो 0 डिवाइडेड बाय 10, ये वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। 1 डिवाइडेड बाय 10, ये हमारी वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। ठीक है, तो एंटरिंग वेरिएबल की वैल्यूज मैंने ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए कैलकुलेट कर दी। उसके बाद जितने भी वेरिएबल्स बचे होंगे उसके अलावा उसके लिए छोटा सा फॉर्मूला अप्लाई करना है। जैसे इस केस में हमारे पास क्या बचा है, S1 बचा है, तो S1 के लिए ये हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, जरूरी नहीं कि हर बार एक सिंगल वेरिएबल ही बचेगा, अगर 3-4 वेरिएबल्स होते हैं तो उसको छोड़ के बाकी सारे वेरिएबल्स के लिए ये जो फॉर्मूला अभी हम लिखने लगे हैं वो फॉर्मूला अपने अप्लाई करना है। ठीक है, S1 की क्या क्या वैल्यूज मुझे कैलकुलेट करनी है, क्वांटिटी निकालनी है, X1 निकालना है, X2 निकालना है, S1 निकालना है और S2 निकालना है। ठीक है, ये सारी चीजें निकालनी है ना, क्वांटिटी निकालनी है, X1, X2, H1 एंड S2, ये सारी चीजें मुझे कैलकुलेट करनी है, तो इसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो जो वेरिएबल हम निकाल रहे हैं, तो इस केस में हम क्या निकाल रहे हैं, S1 निकाल रहे हैं, तो वैल्यूज ऑफ S1 इन प्रीवियस टेबल, जो भी वेरिएबल आप फाइंड आउट कर रहे हैं वो वाला वेरिएबल यहां पर आपने पिछले टेबल से वैल्यूज उसकी यहां पर लिख लेनी है, माइनस वैल्यूज ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल। ठीक है, जो एंटरिंग वेरिएबल की वैल्यू निकाली है वो आपने उठानी है, इनटू वैल्यू ऑफ S1, मतलब जो वेरिएबल आप कैलकुलेट कर रहे हैं वो वाला वेरिएबल इन की कॉलम। ठीक है, तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते हुए आपने अब ये वाली वैल्यूज को अप्लाई करना है या कैलकुलेट करना है। तो X1 की पिछले टेबल की वैल्यूज की बात कर रहे हैं, तो क्वांटिटी के सामने 300 है, X1 के सामने 30 है, X2 के सामने 20 है, S1 के सामने 1 है और दूसरे के सामने 0। ठीक है, तो जो वेरिएबल आप फाइंड आउट कर रहे थे उसके पिछले टेबल की वैल्यूज मैंने उठा ली, माइनस। ठीक है, उसने माइनस करने की यहां बात की है, माइनस वैल्यूज ऑफ द एंटरिंग वेरिएबल। तो एंटरिंग वेरिएबल X1 था, इसकी क्वांटिटी 11 है, X1 6/10 है, X2 1 है, S1 0 है और S2 1/10। ठीक है, तो जो एंटरिंग वेरिएबल मैंने निकाला है और ये वैल्यूज जितने भी वेरिएबल्स आप कैलकुलेट कर रहे हैं उन सब में सेम रहेगी, क्योंकि एंटरिंग वेरिएबल तो एक ही होगा।
तो एंटरिंग वेरिएबल की जो भी वैल्यूज आपने फाइंड आउट की है उसको यहां पर आपने अप्लाई कर दिया इनटू। नेक्स्ट बात की है उसने मल्टीप्लाई करने की। मल्टीप्लाई किससे करना है, वो कहता है जो वेरिएबल आप फाइंड आउट कर रहे हैं उसकी की कॉलम की वैल्यू। ठीक है, तो S1 फाइंड आउट कर रहे थे, S1 के प्रीवियस टेबल में की कॉलम ये था और उसके सामने क्या वैल्यू थी, 20 वैल्यू थी, तो सारी वैल्यूज को 20 से मल्टीप्लाई कर देते। अब इसको सॉल्व करेंगे, जो वैल्यूज आएंगी वो हमारी है रिस्पेक्टिव वैल्यूज कैलकुलेट हो जाएंगी। तो 300 minus 220 that is equal to 80, 30 minus this becomes 12 that is equal to 18, 20 minus 20 that is equal to 0, 1 minus 0 that is equal to 1, 0 minus 2 that is equal to minus 80, 18, 0, 1 and minus। उसके बाद दोबारा से ZJ हमें कैलकुलेट करना है। 18 into 0 that is 0, 6 by 10 into 8 that is 48 divided by 10 4.8, तो 0 plus 4.8 इसकी वैल्यू कितनी आ जाती है, that is equal to 4.8। दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 18 into 0 that is 0, 6 by 10 into 8 that is 48 by 10 या 4.8, तो 0 plus 4.8 दोनों को ऐड किया, ये आंसर 4.8 आ गया। x2 के लिए 0 into 0 plus 8 into 1, तो 0 plus 8 हो गया, 1 into 0 that is 0, 8 into 0 that is also equal to 0, तो 0 plus 0 that is equal to 0 हो गया। ठीक है जी, उसके बाद 0 into minus 2 that is 0, 8 into 1 by 10 that is equal to 0.8, तो 0 plus 0.8 that is equal to 0.8। तो ये मैंने ZJ की वैल्यूज कैलकुलेट की है। उसके बाद CJ माइनस ZJ, 6 ऊपर CJ था, ZJ 4.8 तो 1.2, 8 CJ 8 ZJ 8 minus 8 0, 0 minus 0 that is equal to 0, 0 minus 0.8 that is equal to minus 0.8। अब क्या ये आंसर फाइनल आंसर है? क्या ये आंसर फाइनल आंसर है? नहीं जी, एक वैल्यू अभी भी पॉजिटिव है। मार्क करते हैं एंटरिंग वेरिएबल। एंटरिंग वेरिएबल वाला कॉलम की कॉलम निकल गया, तो अब मिनिमम रेशियो कैलकुलेट करते हैं। क्वांटिटी 80 डिवाइडेड बाय की कॉलम की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 18, क्वांटिटी 11, की कॉलम की वैल्यू डिवाइडेड बाय 6 by 10, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 11 into 10 by 6, 18.33 आ जाता है। मिनिमम रेशियो कौन सी है? 4.44। तो ये आपका लिविंग वेरिएबल, ये आपका एंटरिंग वेरिएबल, दोनों की कॉमन वैल्यू 18 जो आपका बन जाएगा की एलिमेंट। ठीक है, तो इसी तरह से जैसे सिंप्लेक्स टेबल 2 बनाया था उसी तरह से सिंप्लेक्स टेबल 3 बनाना है। ठीक है, S1 आउट हो जाएगा क्योंकि ये लिविंग वेरिएबल है, इसकी जगह X1 जगह ले लेगा, तो अगले टेबल में जो वेरिएबल्स डालेंगे यहाँ पर X1 आ जाएगा, ये X2 हो जाएगा। X1 एंटरिंग वेरिएबल, उसकी वैल्यूज क्या होंगी? S1 की जितनी भी पुरानी वैल्यूज हैं डिवाइडेड बाय 10 की एलिमेंट हो जाएगी। ठीक है जी, तो जितनी भी वैल्यूज हैं डिवाइडेड बाय द की एलिमेंट वो आपकी X1 की वैल्यूज हो जाएंगी, और X2 के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, उसकी वैल्यूज यहाँ से कैलकुलेट हो जाएंगी। उसके बाद ZJ निकालेंगे, CJ माइनस ZJ करेंगे। अगर आंसर वहां पर वेरीफाई हो गया तो आंसर वहां खत्म हो जाएगा, नहीं हुआ तो एक सिंप्लेक्स टेबल 4 आपको बनाना होगा।